हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। और बेटा हम लोग बात कर रहे थे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में। पॉपुलेशन के अंदर कुछ गुण होते हैं जिसमें हम लोगों ने बात कर ली थी बर्थ रेट और डेथ रेट की। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में सेक्स रेशियो की। ठीक है बेटा, सेक्स रेशियो बेटा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट होता है, पॉपुलेशन का गुण होता है। ये किसी ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं पाया जाएगा। आप किसी एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं बोल सकते हो सेक्स रेशियो के बारे में कि कितना परसेंट वो मेल है, कितना परसेंट फीमेल है। सेक्स रेशियो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का गुण होता है, ध्यान रखना, ये किसी इंडिविजुअल का गुण नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं मेल का परसेंटेज कितना है, फीमेल का परसेंटेज। पॉपुलेशन के अंदर जब हम लोग जनगणना करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं मेल कितना परसेंट है, फीमेल कितना परसेंट है। ठीक है बेटा, तो इसी को हम लोग सेक्स रेशियो बोल देते हैं। मेल का परसेंटेज, फीमेल का परसेंटेज जो हम लोग पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। ठीक है बेटा, अब इसको आप लोग पर थाउजेंड पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल। जरूरी नहीं है कि सेक्स रेशियो हम लोग परसेंटेज में बात करें। ठीक है, इसको हम लोग पर थाउजेंड में भी निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं पर थाउजेंड मेल पे कितनी फीमेल है। ठीक है बेटा, इस तरीके से भी हम लोग रेशियो को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फीमेल पर थाउजेंड मेल। इस तरीके से हम लोग बिना परसेंटेज के भी सेक्स रेशियो को निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 830 फीमेल पर थाउजेंड मेल्स। ठीक है, 830 फीमेल है प्रति 1000 मेल के ऊपर हरियाणा के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहां पे मेल के कंपेयर में फीमेल कम पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें केरला की, ठीक है, तो वहां पे 1000 मेल पे 1084 फीमेल है लगभग। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये लगभग है, डाटा आपको याद नहीं करना है, कहीं पूछा नहीं जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं अलग अलग जगह की पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। तो सेक्स रेशियो बेटा डेमोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है बेटा, डेमोग्राफी मतलब ह्यूमन के पॉपुलेशन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सेक्स रेशियो भी एक क्या है, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। ठीक है बेटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में एज सेक्स पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, एज सेक्स पिरामिड क्या होता है, ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो। ठीक है बेटा, एज डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसके एज के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको हम लोग बांट देते हैं 3 पार्ट में। किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जिसके अंदर एज क्या होती है, 15 साल से कम होती है, और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो कि होते हैं 15 से लेके 44 साल तक के। ठीक है, 15 से लेके 44 ईयर्स तक के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम लोग रख देते हैं रिप्रोडक्टिव वाले ग्रुप में। ठीक है, और तीसरा जो ग्रुप है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का। किसका है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का, जिनकी की एज होती है 45 ईयर से ऊपर। बेटा ध्यान देना, रिप्रोडक्टिव में हमारे वो लोग आते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है पॉपुलेशन के अंदर। ये एज होती है हमारी 15 से लेके 44 ईयर तक वालों की। ठीक है, और प्री रिप्रोडक्टिव में जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं रिप्रोडक्टिव एज से पहले वाले, 15 साल से कम वाले। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करें तो इसमें जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, ओल्ड लोग आते हैं इसके अंदर, जिनकी एज 45 ईयर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसी चीज को हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और जरा समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को देख के बता सकते हैं, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का एज सेक्स पिरामिड देख के बता सकते हैं कि वो पॉपुलेशन फ्यूचर में कैसी होगी। ठीक है बेटा, बढ़ेगी, स्टेबल रहेगी, क्या रहेगी, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर इस ग्राफ के मदद से। ठीक है, एज सेक्स पिरामिड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकते हैं किसी भी कंट्री का। ठीक है, तो जरा और देखते हैं कैसे है। मान लो ये हमारा फर्स्ट एक ले लेते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर पहला वाला बनाया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे नीचे जो रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ के अंदर। ठीक है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स को, मान लो कोई पॉपुलेशन है उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं
प्री रिप्रोडक्टिव मतलब 15 ईयर से कम वाले, उनको हम लोग रख देते हैं। अब कितने भी लाख हैं वो ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंटर में हमारा 0 होता है। एक साइड हम लोग मेल की पॉपुलेशन रखते हैं और दूसरे साइड हम लोग फीमेल की पॉपुलेशन रखते हैं। ध्यान रखना, अगर इधर हम लोग मेल की पॉपुलेशन रख रहे हैं तो इधर फीमेल की पॉपुलेशन रखेंगे, इसलिए यहां पे बीच में एक लाइन खींच देते हैं दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन, जितनी लाख पॉपुलेशन होगी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और जितनी लाख यहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन होगी इधर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स का नंबर हम लोग इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप का हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग बार बने हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। उसके बाद में आ जाते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, जिनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, बुजुर्ग लोग, ओल्ड लोग, तो उनका अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग बार बनाए, एक साइड मेल है दूसरे साइड फीमेल है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये लाख में भी हो सकती है, करोड़ में भी हो सकती है, ध्यान रखना, अलग अलग कंट्री की है। ठीक है, अब इस ग्राफ में ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे नीचे के साइड हम लोगों ने रखा है प्री रिप्रोडक्टिव वालों को और उसके ऊपर रखा है रिप्रोडक्टिव वालों को। बस आपको इसी को ध्यान देना है, आपको पता लग जाएगा इस कंट्री का क्या फ्यूचर है, कैसे है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले, जब ये हमारे रिप्रोडक्टिव वाले ओल्ड हो जाएंगे तो कहीं यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये साइड यहां पे आ जाएगा, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले फिर जब मैच्योर होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेंगे तो ये यहां पे आएगा। तो इससे आप लोग बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है, यानी कि जिस कंट्री का ग्राफ है, आने वाले समय पे उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। कैसे, कुछ समय के बाद ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले धीरे धीरे मरते रहेंगे, और उसके बाद में ये जो हमारा है प्री रिप्रोडक्टिव वाला, कुछ समय के बाद में यही जो यहाँ पे बढ़ के आएगा तो बढ़ा हुआ रहेगा ना पॉपुलेशन, तो रिप्रोडक्टिव की संख्या कुछ दिन में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब रिप्रोडक्टिव एज में प्री रिप्रोडक्टिव वाले पहुंचेंगे तो उनकी संख्या और तेजी से बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज बहुत तेजी से बढ़ेगा इस कंट्री का। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, एक्सपांडिंग होगा पॉपुलेशन का, क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। तो ये एक्सपांडिंग टाइप का ग्राफ है, और इसका जो शेप आता है अगर देखें तो हम लोग ट्रायंगुलर या फिर पिरामिडल शेप होता है। ये हमारा डेवलपिंग जो कंट्री होती है उसके अंदर होता है, जैसे इंडिया है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, हम दो हमारे चार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अब दूसरे अगर ग्राफ की बात की जाए जो एनसीईआरटी में दिया है, ये हमारा स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पॉपुलेशन स्टेबल है, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जितने उतने ही रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव एज वाले कभी बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे जब शिफ्ट होंगे तो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे, तो यानी कि इनका नंबर भी लगभग इतना ही रहेगा, तो पॉपुलेशन इसमें बढ़ नहीं रही है। ठीक है, अगर ये हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले स्टेज में जाते हैं तो पॉपुलेशन यहाँ पे उतनी ही रहेगी, स्टेबल है, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है बेटा, ये हमारा होता है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड ग्राफ की, जो होता है डिक्लाइनिंग। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन घटती जाती है। देखो जरा, यहाँ पे ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, ये रिप्रोडक्टिव वाले हैं। जब रिप्रोडक्टिव वाले कभी ओल्ड एज में जाएंगे, ये जब मर जाएंगे, तो फिर इसके बाद में ये पॉपुलेशन यहाँ रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेगी, यानी कि इसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो कम फिर आगे और प्रोजेनी बनेगी, तो ये हमारा डिक्लाइनिंग है। फ्यूचर में ये पॉपुलेशन क्या हो रही है इस कंट्री की, कम हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा जापान के अंदर देखा जाता है, वहां पे क्या है, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव वाले कुछ समय के बाद में क्या हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, और ये जो हमारे इंडिविजुअल्स है प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब रिप्रोडक्टिव में आएंगे तो और कम इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दिन पर दिन फ्यूचर में इसका ग्राफ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग ग्राफ। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीन तरीके के ग्राफ मिलते हैं हमको फ्यूचर में। अगर इस पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगी, एक्सपांडिंग टाइप का है, और ये स्टेबल है। ठीक है, दो हम दो हमारे दो वाला है, ये हम दो हमारे चार, और ये वाला है हम दो हमारे एक वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर शेप की बात की जाए तो जिसमें
फ्यूचर में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका शेप ट्रायंगुलर या पिरामिडल होता है। और अगर स्टेबल की बात की जाए तो इसका शेप जो होता है बेल शेप होता है, ठीक है, बेल के शेप का होता है। इस तरीके से अगर आप लोग देखो तो बेल शेप दिखेगा आपको, ठीक है। और ये हमारा अर्न शेप होता है। अर्न का मतलब उल्टा कलश के आकार का, ठीक है, उल्टा कलश या फिर सुराही के आकार का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी इस कंट्री की। तो ये हो गया आप लोग का एज सेक्स पिरामिड, ठीक है। इसमें हम लोग ग्राफ की मदद से पॉपुलेशन को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन के साइज को। और ध्यान रखना इसमें एक साइड मेल होते हैं और एक साइड फीमेल होते हैं, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। ये भी एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, ठीक है बेटा। और आप लोग के लेवल पे पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज का मतलब एक होता है, ठीक है। क्या होता है मतलब जरा समझो। इट इज मेजर्ड एज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटा। ध्यान रखना ये क्या होता है, इसमें हम लोग पर यूनिट एरिया के अंदर देखते हैं कितने इंडिविजुअल्स है। कोई एरिया है तो वहां पे कितने इंडिविजुअल्स है। कई प्रकार की स्पीसीज होंगी, ठीक है। ए हो सकता है हमारा, बी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग का पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हैं उनका नंबर गिन के पर यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है बेटा। तो पर यूनिट एरिया के अंदर अगर हम लोग देखें किसी इंडिविजुअल्स के नंबर को तो उसी को क्या बोल देते हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन साइज, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑफिशियली काउंटेड फर्स्ट 4 months ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ईच डिकेड इज कॉल्ड सेंसस, ठीक है। अब क्या होता है, जनगणना। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। इसमें क्या होता है, ह्यूमन के पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है 10 सालों में, ठीक है। और 10 सालों में कैसे होती है, मान लो एक बार काउंटिंग 2011 में हुई है तो दूसरे बार जब काउंटिंग होगी 2021 में तो उसमें फर्स्ट ईयर में, यानी कि 2021 में 10 साल के बाद जब काउंटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट 4 month में, जो फर्स्ट 4 month होंगे, ठीक है बेटा, उसके अंदर काउंटिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट 4 month के अंदर पूरी काउंटिंग कर ली जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जनगणना या फिर सेंसस। ध्यान रखना। अब बोल रहा है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अगर ह्यूमन के पॉपुलेशन की बात करो तो इसको हम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो ह्यूमन की होती है उसको पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर देखते हैं, ध्यान रखना। और अगर बात करें टाइगर के सेंसस की, टाइगर की जब हम लोग जनगणना करते हैं कितने टाइगर है किसी नेशनल पार्क के अंदर या टाइगर रिजर्व के अंदर, तो वो हम लोग उनको तो गिनते नहीं है क्योंकि टाइगर को गिनना बहुत ही रिस्क का काम है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उनके पग मार्क्स, उनके पैरों के निशान को गिन लेते हैं या फिर फीकल पेलेट्स को, ठीक है। फीकल पेलेट्स को या फिर पग मार्क्स से हम लोग पता लगा लेते हैं कि उस एरिया के अंदर कितने टाइगर होते हैं, लगभग आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ठीक है बेटा। अब इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।